राजा विक्रांत की उम्र 50 पार कर चुकी थी, लेकिन चेहरा आज भी तेजस्वी था। माथे पर गहरी लकीरें थीं, जो केवल उम्र की नहीं, अनुभव और खोई हुई स्मृतियों की भी निशानियां थीं। उसका महल विशाल था। चारों ओर सोने की नक्काशीदार दीवारें, गुलाबी पत्थरों से जड़ी हुई छतें और सुगंधित इत्रों की खुशबू हर कोने में बसी रहती थीं। लेकिन उस महल का सबसे बड़ा सच यह था कि वह भीतर से वीरान था। उसकी रानी कामिनी 5 वर्ष पहले एक गंभीर रोग की चपेट में आकर चल बसी थी। तब से महल की रौनक नहीं लौटी थी। कामिनी का कमरा वैसा ही रखा गया था जैसे वह कल ही उठकर कहीं चली गई हो। राजा विक्रांत बाहरी तौर पर हर दायित्व निभा रहा था। दरबार चलता, न्याय होता, शिकार पर भी जाता, लेकिन भीतर का आदमी एक लंबे रेगिस्तान में भटक रहा था। शरीर को राजसी ठाठ मिले हुए थे, पर आत्मा को सुकून का एक कतरा भी नहीं। रातों को जब महल शांत होता, तब उसके भीतर एक गूंज होती थी। कहीं कुछ अधूरा है, कहीं कोई ज्वाला है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। कभी कभी वो अपने ही कमरे में बंद हो जाता, शराब का प्याला लेकर घंटों दीवारों से बातें करता। उसका एक बुजुर्ग सेवक अजय अक्सर बाहर दरवाजे पर बैठा सुनता रहता था कि राजा अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा है। कभी कामिनी को पुकारता, कभी किसी अनजान स्त्री की कल्पना करता। अजय को डर था कि राजा कहीं पागल ना हो जाए, लेकिन महल के भीतर कौन बोल सकता था। उसकी आंखों में वह अब भी वही दबदबा था जो युद्ध भूमि में दुश्मनों की सेनाओं को थर्रा देता था। एक दिन राजा शिकार पर गया। जंगल गहरे थे और उसकी सेना पीछे रह गई थी। वो अकेला एक पहाड़ी के पास पहुंचा। वहां एक झरने के पास एक स्त्री तपस्या कर रही थी। नंगे पैर, सफेद वस्त्र, लंबा झट्टा झूठ और आंखें बंद। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि सूर्य भी लजा जाए। राजा की आंखें वहीं अटक गईं। पहली बार उसके भीतर की उस ज्वाला को कोई आकार मिला। वो कोई आम स्त्री नहीं थी, वो एक साध्वी थी जिसकी ओर दृष्टि डालते ही उसे पा लेने की इच्छा जागे। नहीं, उसके चारों ओर एक अग्निवलय था जो आकर्षित भी करता था और डराता भी। राजा ने वापस आकर जानकारी मंगवाई। पता चला उसका नाम कविता है। वो 6 महीने पहले ही हिमालय से आई थी और जंगल के मध्य अपने लिए एक कुटिया बनाई है। दिन भर मौन रहती है, रात्रि में केवल ध्यान करती है। कोई नहीं जानता कि वह किस कुल से है, ना ही उसका कोई अतीत है। राजा के भीतर कुछ अजीब सा होने लगा था। वो एक योद्धा था जिसने कभी किसी स्त्री के सामने झुकना नहीं सीखा था, लेकिन इस साध्वी के बारे में सोचते ही उसकी धमनियों में कुछ बहने लगता था। कुछ गर्म, कुछ पवित्र और कुछ पापपूर्ण रातें अब और भी बेचैन हो गईं। राजा अक्सर कामिनी की तस्वीर के सामने बैठता और खुद से बातें करता। क्या मैं पापी हो रहा हूं, कामिनी? क्या किसी साध्वी को देखकर यह आकांक्षा मेरे भीतर यह क्या जाग गया है? लेकिन कामिनी मौन रहती थी। उसकी आंखें वैसी ही शांत जैसे मृत्यु के बाद हो जाती हैं। राजा ने कविता को एक संदेश भेजा कि वह उसकी तपोभूमि को सुरक्षित रखने के लिए सैनिक तैनात करना चाहता है। साध्वी ने उत्तर भेजा, जिसे जंगल ना डरा सके, उसकी सुरक्षा सैनिकों से क्यों करवानी है? राजा मुस्कुराया, लेकिन भीतर एक गुदगुदी सी हुई। साध्वी न केवल तेजस्वी थी, बल्कि शब्दों में भी धार थी। उसने तय किया कि वह एक दिन बिना बताए वहां जाएगा। अगली सुबह भोर के समय जब जंगल ओस से भीगा हुआ था, राजा एक साधारण वस्त्र पहनकर अकेले उस आश्रम पहुंचा। साध्वी ध्यान मग्न थी। राजा कुछ पल दूर खड़ा रहा, फिर पास जाकर बैठ गया। उसने साध्वी को देखा। उसकी पलकें शांत थीं, सांसें नियंत्रित, होठों पर कुछ हल्का सा कंपन। कुछ पल बाद साध्वी ने आंखें खोलीं और पहली बार उन आंखों में राजा ने खुद को देखा। वो दृष्टि वासना नहीं थी, ना घृणा, ना ही भय। वह कोई और ही चीज थी, जैसे कोई तपस्विनी समुद्र की तलहटी से देख रही हो कि किनारे पर कौन खड़ा है। राजन, आप यहां क्यों आए हैं? उसका स्वर गूंजा नहीं, बल्कि वहां राजा थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, मैं खोज रहा हूं शायद शांति। शायद स्वयं को पाने के लिए दूसरों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। राजा को यह उत्तर चोट कर गया, लेकिन भीतर कहीं अच्छा भी लगा।
यह स्त्री कोई सामान्य नहीं थी, न वह डरती थी न लुभाई जा सकती थी। राजा रोज रोज किसी बहाने उस आश्रम के पास जाने लगा, कभी जंगल के निरीक्षण के नाम पर, कभी किसी धर्म यात्रा के बहाने। हर बार वह साध्वी को दूर से देखता और हर बार उसे महसूस होता जैसे वह और ज्यादा डूब रहा है। धीरे धीरे साध्वी की आंखें भी उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थीं। जब वह ध्यान करती, उसके भीतर कोई छवि उभरती, सिंहासन पर बैठा एक उदास योद्धा, जिसकी और अपने ही अंतर की गुफाओं में ज्यादा समय बिताने लगा। उसने कई बार खुद को कविता के साथ कल्पना की। एक बार रात को उसने अपना सिर कामिनी की तस्वीर के नीचे झुकाकर कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। यह क्या है कामिनी? क्या यह प्रेम है या बस एक और अधूरी तृष्णा? सपनों में कविता आने लगी। कभी वह उसे पुकारती, कभी उसे डांटती, कभी उसके शरीर को छूती तो कभी उसे धिक्कारती। राजा अब नींद में कराहता था। अजय अब रोज उसे चुपचाप देखता, लेकिन कुछ कहने का साहस नहीं करता। फिर एक दिन महल में एक रहस्यमयी घटना हुई। राजा की तलवार, जो वो केवल युद्धों में निकालता था, रात के समय अपने स्थान से नीचे गिर गई। अजय ने इसे अपशकुन माना, लेकिन राजा मुस्कुराया। शायद अब युद्ध भीतर का है। उस रात राजा ने फैसला किया कि अब वह कविता से खुलकर बात करेगा, न केवल उसकी साध्वी रूपी परछाई से, बल्कि उस स्त्री से जिसे देखकर उसके भीतर की राख फिर से धकने लगी है। पर उसे नहीं पता था कि जिस आग में वह कूदने जा रहा है, वो सिर्फ उसकी आत्मा को नहीं जलाएगी, शायद पूरी राजशाही को भस्म कर दे। उस रात राजा ने फैसला किया कि अब वह कविता से खुलकर बात करेगा, न केवल उसकी साध्वी रूपी परछाई से, बल्कि उस स्त्री से जिसे देखकर उसके भीतर की राख फिर से धकने लगी है। पर उसे नहीं पता था कि जिस आग में वह कूदने जा रहा है, वो सिर्फ उसकी आत्मा को नहीं जलाएगी, शायद पूरी राजशाही को भस्म कर दे। राजा विक्रांत ने अगली सुबह पूरे महल से दूरी बना ली। उसने आदेश दिया कि किसी को भी जंगल की ओर पीछा करने की अनुमति नहीं होगी, केवल वही जाएगा। एक सामान्य वस्त्र में एक सामान्य व्यक्ति की तरह, ना कोई अंगरक्षक न कोई शाही रथ, सिर पर कामिनी के पुराने रेशमी रुमाल को बांधकर, जैसे वह उसकी स्मृति को साथ लेकर किसी अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा हो। जंगल के रास्ते अब उसके लिए नए नहीं थे, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक गंध थी, कविता की उपस्थिति जैसे हर पत्ते में समाई हो। उसका आश्रम उसी पुराने वटवृक्ष के नीचे था, पर आज वहां एक नया सन्नाटा था। राजा पहुंचा तो कविता ध्यान में नहीं थी, बल्कि अपने हाथों से मिट्टी से एक छोटा सा दीपक बना रही थी। उसकी उंगलियों के स्पर्श में इतनी कोमलता थी कि राजा ठिठक गया। इतने वर्षों तक तलवारें पकड़ने वाले हाथ आज पहली बार किसी स्त्री के हाथों की ओर खींचे थे। आप फिर आए? कविता ने बिना देखे कहा, जैसे उसे पहले से ही आभास हो। मैं बार बार आना चाहता हूं, जब तक यह मन थम ना जाए। कविता ने दीपक नीचे रखा, फिर आंखों में आंखें डालकर बोली, राजा, मैं साध्वी हूं। मेरी तपस्या का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण है, न कि किसी राजकीय अनुराग में उलझना। लेकिन क्या आत्मा की शुद्धि तभी होती है जब मन के भावों को कुचल दिया जाए? राजा का स्वर स्थिर था, लेकिन भीतर लावा था। कुछ क्षण मौन रहा, फिर कविता ने सिर झुकाया। आपके भीतर की तृष्णा मुझे दिखती है, लेकिन मैं जानती हूं वो केवल शरीर की नहीं है। आप कुछ खो चुके हैं और अब उस खालीपन को भरने के लिए मेरी ओर बढ़ रहे हैं। राजा चुप हो गया। वो सत्य था, परंतु केवल इतना ही नहीं था। मैंने सब कुछ पा लिया था, राजा बोला, पर जब कामिनी गई तो मेरा सब कुछ वहीं ठहर गया। लोग कहते हैं कि मैं अब भी एक शक्तिशाली राजा हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं एक अधूरा आदमी हूं, और तुम्हें देखकर मुझे लगता है जैसे कोई धूप फिर से मेरी खिड़की पर आई है। क्या यह गलत है? कविता कुछ देर तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में अब कठोरता नहीं थी, बस एक रहस्यमयी कोमलता थी, जैसे जंगल की रात में चांद उतर आया हो। राजा, उसने धीरे से कहा, तपस्या केवल भागने का नाम नहीं है। कई बार यह सामना करने की प्रक्रिया भी होती है। अगर आप इस भाव को समझना चाहते हैं तो कल अमावस्या की रात को फिर आइए। तब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक साध्वी और एक राजा की। राजा ने सिर हिलाया।
उस रात उसका मन बेचैन रहा, पर उसमें एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे किसी तूफान से पहले की स्थिरता। अमावस्या की रात आई। आकाश में चांद नहीं था, सिर्फ तारे थे, और उनका झिलमिलाना जैसे किसी प्राचीन ग्रंथ के श्लोक हो। राजा फिर कविता के आश्रम पहुंचा। वहां एक अग्निकुंड जल रहा था। कविता बैठी थी, पर इस बार उसके वस्त्र साध्वी जैसे नहीं थे। सफेद वस्त्र के ऊपर उसने एक लाल चादर ओढ़ी थी, जो उसके कंधों से फिसलती हुई भूमि पर गिर रही थी। वो किसी तपिश्वनी की नहीं, किसी युगांतर स्त्री की छवि थी, जो नारी भी थी और शक्ति भी। बैठिए राजन, उसने इशारे से कहा। राजा अग्नि के सामने बैठा, लकड़ियां चटक रही थीं, जैसे समय अपने पन्ने पलट रहा हो। बहुत वर्षों पहले कविता ने कहना शुरू किया। एक राजा था जो हर युद्ध जीत चुका था, लेकिन उसकी आत्मा हारी हुई थी। उसे दिन एक साध्वी मिली, जिसने उसे बताया कि आत्मा का युद्ध शरीर से बड़ा होता है। राजा ने प्रेम किया, साध्वी ने भी किया, लेकिन प्रेम की वह अग्नि इतनी प्रबल थी कि दोनों जल गए। पर फिर भी उस अग्नि से एक नई चेतना जन्मी। राजा ने धीरे से पूछा, क्या वे एक हुए कविता की आंखों में कुछ डगमगाया नहीं? क्योंकि हर प्रेम को पूर्ण होना आवश्यक नहीं होता। कुछ प्रेम हमें अपूर्ण छोड़ने के लिए होते हैं, ताकि हम जीवन भर उन्हें खोजते रहें और खुद को समझते रहें। राजा ने एक लंबी सांस ली। पर मैं अधूरा नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, न केवल आत्मा में बल्कि तन से भी। कविता की आंखें एक पल को झपकीं, अग्नि की लपटें जैसे और ऊंची हो गईं। फिर उसने कहा, तुम मुझे पा सकते हो राजा, पर उसके बाद क्या तुम्हारे भीतर वो शांति आ पाएगी जिसकी तुम तलाश में हो? राजा चुप हो गया। सवाल गूंजता रहा, आखिर क्या वो केवल एक प्यास था या कोई गहरा संबंध? कविता ने धीरे से अपना हाथ राजा के हाथ पर रखा। वो स्पर्श अग्नि की तरह नहीं था, बल्कि जल की तरह था, शीतल पर भीतर तक गीला कर देने वाला। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, उसने धीरे से कहा, तो पहले उस राजा को मरना होगा जो केवल पाने की चाह में जी रहा है, और उस मनुष्य को जन्म देना होगा जो देने के लिए तैयार हो। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार किसी स्त्री ने उसे इस तरह समझा था। वो उसकी ओर झुका, लेकिन कविता ने सिर्फ माथे पर हाथ रखा। कोई चुंबन नहीं, कोई आलिंगन नहीं, बस एक आशीर्वाद। लेकिन इस एक रात के बाद जंगल में आग लगने वाली थी। राजा अब हर तीसरे दिन नहीं, बल्कि हर रात कविता के पास जाने लगा था। जंगल का रास्ता अब उसकी सांसों की तरह परिचित हो चुका था। राजमहल में कामिनी की तस्वीरें अब धुंधली लगती थीं, और कविता की आंखें अब उसकी दुनिया बन चुकी थी। आश्रम अब कोई तपोवन नहीं रहा था। वो एक ऐसा स्थान बन गया था जहां शरीर की भाषा बोली जाती थी, जहां मौन के बीच दो देह चुपचाप संवाद करते थे। कविता, जो कभी एक साध्वी थी, अब उसके सामने पूरी तरह स्त्री बन चुकी थी, और राजा, जो कभी अपने राज्य का धर्मरक्षक था, अब बस उसकी कामना का एक प्यासा यात्री बन चुका था। शुरू में दोनों खुद को रोकते थे, जलने से पहले कुछ मंत्र, कुछ भजन, लेकिन फिर अग्नि की लपटें जैसे खुद साक्षी बन गईं। उनके मिलन की रात को कविता अपने झोपड़ी के द्वार बंद कर लेती, और अंदर राजा की देह में छुपा एक भूखा आदमी प्रवेश करता। उनके बीच का मिलन कोई सामान्य नहीं था। कविता का शरीर जैसे किसी तप की तरह चढ़ाया गया प्रसाद था, जिसे राजा हर रात एक नई श्रद्धा से ग्रहण करता। वो चुंबनों में भी तपस्या करता था। कविता की देह के हर अंग को जैसे पूजा जाता हो। उसकी गर्दन पर होठ फिरते तो जैसे मंत्र पढ़े जाते, और जब वह रात्रि की गहराई में दोनों एक दूसरे के भीतर समा जाते, तो सारा जंगल गवाह बनता। उनकी सांसों के तूफान का वो अब कई बार एक ही झोपड़ी में सोते। राजा की बाहों में कविता, और कविता के होठों पर तृप्ति की मुस्कान। पर इसी बीच कुछ ऐसा भी हो रहा था जो राजा नहीं देख पा रहा था। महल की गद्दी पर उसकी अनुपस्थिति अब साफ दिखने लगी थी। सभा में राजा की कुर्सी अब खाली रहने लगी थी। राजकाज की जिम्मेदारी अब मंत्री देवदत्त ने अपने हाथों में लेना शुरू कर दी थी। देवदत्त, जो कभी राजा का वफादार कहलाता था, अब खुद को राजकुमार समझने लगा था। राजा जंगलों में साध्वी के पीछे भाग रहा है, और इधर पूरी प्रजा भूख से मर रही है। उसने एक रात्रिकालीन सभा में कहा,
क्या अब हमें नया शासक नहीं चाहिए? कुछ दरबारियों ने सिर झुका लिया, कुछ ने हामी में सिर हिलाया और धीरे धीरे दरबार के कई निर्णय बिना राजा की मोहर के होने लगे। राजा को इन सब की खबर नहीं थी। वो हर रात जंगल में था। कविता के आलिंगन में एक रात जब कविता राजा के सीने पर सिर रखे लेटी थी, उसने धीरे से पूछा, राजा, क्या तुम जानते हो कि राज्य में क्या चल रहा है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, राज्य अब तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर की आग मेरे लिए अब सबसे बड़ा राज्य है। कविता चुप हो गई। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसने अगली रात राजा से कहा, अब तुम वापस मत आना। कम से कम कुछ दिन राज्य में रहो, क्योंकि अगर वह राज्य खत्म हो गया तो तुम मेरे पास भी नहीं रह पाओगे। पर राजा अब एक साधारण पुरुष बन चुका था। कविता की देह उसके लिए एक नशा थी। उसने अगली रात भी वही किया। महल से निकला, गुपचुप जंगल गया और रात कविता के आलिंगन में बिताई। इस बार कविता ने उसका स्वागत नहीं किया। दरवाजा बंद था। द्वार पर रखी हुई एक जलती हुई लौ और एक पत्ते पर लिखा एक वाक्य। जब कोई राजा अपनी भूख को राज्य से बड़ा मानने लगे तो न राज्य बचता है न भूख। राजा की सांसें थम गई। वह भागा द्वार खोलने की कोशिश की, पर वह भीतर से बंद था। कविता, वो चिल्लाया, पर जंगल उस रात चुप था। उधर महल में विद्रोह शुरू हो चुका था। देवदत्त ने खुद को कार्यकारी राजा घोषित कर दिया था और सबसे पहला आदेश राजा विक्रांत को जंगल से वापस लाया जाए और सिंहासन से हटाया जाए। आगामी सुबह की पहली किरण एक साथ कई मोड़ों की गवाह बनने वाली थी। एक राजा के पतन की, एक साध्वी के त्याग की और एक राज्य के उस युग की समाप्ति की जो कभी प्रेम से शुरू हुआ था और हवस में डूब गया था। वहीं दूसरी तरफ साध्वी कविता अब जंगल के उस हिस्से में जा चुकी थी जहां ना कोई मनुष्य आता था, ना कोई आवाज। घने वृक्ष, लताओं की जाली और धूप की चुपचाप छनती किरणें ही उसका नया आश्रम थीं। वो अब वापस उसी स्त्री में बदल गई थी जो देह की सीमाओं से ऊपर थी। उसके होठों से कोई वासना नहीं झलकती थी। उसकी आंखों में अब एक ठंडक थी, जैसे किसी ने उसमें आग डालकर सब कुछ जला दिया हो और अब बस राख बची हो। उसने फिर से आसन लगाया, आंखें बंद कर लीं और उस तपस्या की ओर लौट गई जहां से राजा ने उसे खींचकर अलग किया था। इधर महल की फिजा अब जहर बन चुकी थी। राजा विक्रांत, जो कभी लोगों का आदर्श था, अब व्यभिचार का प्रतीक बन चुका था। नगर के चौराहों पर बच्चे अब राजा के किस्से कहानियों की जगह गंदी कहावतों में उसका नाम जोड़ने लगे थे। जिसने एक साध्वी को भी नहीं छोड़ा, वह प्रजा का रक्षक कैसे बन सकता है? हमारा राजा अब बस अपनी वासना का गुलाम रह गया है। मंत्री देवदत्त ने तो जैसे वर्षों की योजना पूरी कर ली थी। वह अब खुलकर दरबार की हर बैठक में राजा के निर्णय पलट देता। उसने कई राजाओं के दूतों को खुद मिलने बुलाना शुरू कर दिया था, मानो वह स्वयं शासक हो। उसने जनता को भी बांटना शुरू किया, कुछ को मुफ्त अनाज, कुछ को नए पद और कुछ को बस एक झूठा विश्वास कि वो ही इस राज्य को बचा सकता है। राजा विक्रांत अब एकदम अकेला हो गया था। महल की दीवारें अब उसे डराने लगी थीं। वो जो सोने का सिंहासन था, अब उसे जलते हुए लोहे की कुर्सी जैसा लगने लगा था। वह हर रात महल के बालकनी में खड़ा होता और उसी दिशा में देखता जहां जंगल था। उसे उम्मीद थी, शायद आज कविता लौट आए, शायद वो उसकी आंखों में फिर से वही सुकून दे जाए जिससे वह अपने आप को फिर इंसान समझ सके। लेकिन जंगल चुप था। एक रात जब दरबारी आए और बोले, महाराज, अब तो जनता आपको महल से निकालने की मांग कर रही है। राजा ने सिर्फ इतना कहा, निकाल दो। वो जान चुका था, उसकी सत्ता सिर्फ ताज में नहीं थी, वो ताज तो कब का मंत्री के सिर पर चढ़ चुका था। उसकी सत्ता अब उस स्त्री की आंखों में थी जो उसे छोड़ गई थी। राजा विक्रांत अब सड़कों पर चलने लगा। छुपकर वो अपने ही नगर में अजनबी बन गया था। हर चेहरे पर उपहास था, हर जुबान पर ताना। अरे देखो, साध्वी का प्रेमी आ गया। अब कौन साध्वी खोज रहा है महाराज?
लेकिन राजा अब इन शब्दों से भी डरता नहीं था। उसे बस एक ही चीज चुभती थी, कविता की वह चुप्पी जो सब कुछ कह गई थी। कभी कभी वह जंगल की ओर निकल जाता, पूरी रात भटकता। वो उस झोपड़ी के पास भी गया जहां कभी दोनों साथ सोते थे, लेकिन वहां अब घास उग गई थी, दरवाजा जला हुआ था और अंदर बस राख पड़ी थी। वो वहीं बैठ गया, उसी राख को देखते हुए। शायद इसी राख में उसकी आत्मा भी मिल गई थी। अब न वो राजा था, न वो प्रेमी। वो अब बस एक खोया हुआ इंसान था, जो ना तो अपने भीतर का पशु मार पाया, ना ही बाहर की दुनिया से लड़ सका। राजा विक्रांत, जो अब एक भटकते हुए आदमी से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था, अब एक नई उम्मीद ढूंढ रहा था। महल की चकाचौंध और उसके खो चुके सम्मान को छोड़कर वह एक छोटे से गांव में अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। वह फिर से खुद को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लिए उसे किसी चीज की जरूरत थी, शांति। वह एक दिन गांव के बाहर जंगल से गुजर रहा था, जब उसकी नजर एक झोपड़ी के पास खड़ी एक स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री उसके जीवन के एक ऐसे मोड़ की शुरुआत थी जिसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखों में वही आकर्षण था जो कभी कविता की आंखों में था, एक आकर्षण जो न केवल राजा को अपनी ओर खींचता था, बल्कि उसकी वासना को भी उत्तेजित करता था। वह स्त्री, जिसका नाम रश्मि था, एक साधारण गांव की महिला लग रही थी। उसकी सादगी और आकर्षण ने राजा को उसकी ओर आकर्षित किया। रश्मि के साथ राजा ने अपनी प्यास बुझाना शुरू किया। उसके शरीर की गर्मी और प्यार ने उसे उस खोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया जो वह कभी महसूस करता था। राजा रश्मि को अपनी जिंदगी समझने लगा। उसे लगा कि उसने शायद अपनी खोई हुई पहचान को पा लिया है। रश्मि उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खींच रही थी। उसने राजा को यह विश्वास दिलाया कि वह उसी का हिस्सा है, एक नई शुरुआत, एक नया जीवन। लेकिन रश्मि जैसी वह लगती थी वैसी थी नहीं। वह एक साधारण गांव की लड़की नहीं, बल्कि मंत्री देवदत्त की रखैल थी, जिसे उसने राजा से गुप्त खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए भेजा था। देवदत्त, जो अब सत्ता में था, जानता था कि अगर वह राजा से खजाने की जानकारी ले लेता है तो वह फिर से उसकी सत्ता को मजबूती से पकड़ सकता है। रश्मि ने अपनी पूरी चालाकी और आकर्षण का इस्तेमाल करते हुए राजा को अपने जाल में फंसा लिया था। वह धीरे धीरे राजा से खजाने के बारे में पूछताछ करती और राजा को अपने जाल में खींचने में सफल हो जाती। राजा, जो अपनी नई दुनिया में खो चुका था, समझ नहीं पाया कि यह स्त्री उसे सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। राजा ने रश्मि को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया था। विक्रांत और रश्मि अब अपने वासनिक संबंधों में पूरी तरह डूबे हुए थे। गांव की शांति और असाधारण सौंदर्य ने विक्रांत को एक बार फिर आत्मीय सुख का एहसास कराया था। वह सोचता था कि इस गांव में उसका एक नया जीवन शुरू हो सकता है, एक ऐसा जीवन जिसमें वह महल की राजनीति, उसकी खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा से परे केवल खुद के लिए जी सके। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह एक और जाल में फंस चुका था, और वह जाल उसके अपने हाथों से नहीं, बल्कि रश्मि की चालाकी से बुना जा चुका था। एक दिन जब विक्रांत और रश्मि अपने वासनिक खेल में पूरी तरह खो गए थे, रश्मि ने एक अनौपचारिक आदेश दिया। उसकी आंखों में एक योजनाबद्ध चमक थी जो विक्रांत से पूरी तरह छिपी हुई थी। उसने विक्रांत से कहा, तुम जंगल से पानी लेकर लाओ, यहां इतनी गर्मी है और मुझे प्यास लगी है। विक्रांत ने उसकी बात मान ली और बिना किसी सवाल के जंगल की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि यह सिर्फ एक साधारण काम था और वह इसके बाद अपनी वासनिक खेल में फिर से डूब जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रश्मि का यह आदेश सिर्फ एक बहाना था। जैसे ही विक्रांत जंगल में पानी लाने गया, रश्मि ने चुपके से अपना कदम महल की ओर बढ़ाया। वह सीधे मंत्री देवदत्त के पास पहुंची और बिना कोई देर किए देवदत्त को गुप्त खजाने की पूरी जानकारी दे दी। रश्मि को यह बहुत अच्छे से समझ आ चुका था कि उसका असली उद्देश्य राजा से खजाने की जानकारी हासिल करना था, और अब वह यह जानकारी देवदत्त के हाथों में सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार थी। महल में देवदत्त के पास पहुंचने के बाद रश्मि ने उसे विश्वास दिलाया कि अब वह उसके वश में है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी जानकारी देती गई।
देवदत्त की आंखों में एक विजय मुस्कान आ गई जब उसने खजाने के रहस्यों को जाना। इस क्षण के बाद देवदत्त का दिल और भी ज्यादा ललचाया। अब उसके पास वह जानकारी थी जिसे उसने लंबे समय से हासिल करने की कोशिश की थी। जब विक्रांत वापस गांव लौटा तो वहां ना तो रश्मि ना ही उसकी परछाई। इसके बाद उसने कई दिनों से जांच पड़ताल की और एक अनुमान लगाया कि शायद रश्मि भी उसे धोखा देने ही आई थी। लेकिन फिर भी वासना के समुद्र डूबे होने के कारण वो यह नहीं जान पाया था कि रश्मि का मकसद क्या था। जंगल की राहों में बेमंजिल भटकते हुए विक्रांत की सोच का रुख अब बदल चुका था। वह सोच रहा था कि जिस रास्ते पर उसने कदम रखा था वह दरअसल एक गहरी खाई थी, जिसमें गिरते ही उसने अपनी आत्मा और शक्ति दोनों खो दी थी। वह बहुत देर तक चलता रहा, मानो हर कदम उसे और गहरे कोने की ओर ले जा रहा हो। उसके भीतर एक खालीपन था, एक भयंकर शून्यता जो उसे पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार थी। कभी वह अपनी वासना के दम पर अपने जीवन में सुकून और ताकत महसूस करता था, लेकिन आज वही वासना उसे एक अजनबी टूटे हुए आदमी में बदल चुकी थी। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, उसकी आंखों में एक अदृश्य भय था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसकी शक्ति उसकी वासना के जाल में फंसी हुई थी। वह इस जंगल में भटकते हुए सोचने लगा कि वासना और तृष्णा का पीछा करना दरअसल अपने आप को खोने की ओर बढ़ना होता है। एक व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं के द्वारा संचालित होता है वह कभी भी अपनी असली पहचान और शक्ति को बनाए नहीं रख सकता। विक्रांत को यह समझने में बहुत देर हो चुकी थी और अब वह एक घने जंगल में खो चुका था। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी। निष्कर्ष वासना और तृष्णा के पीछे भागना हमें हमारे असली अस्तित्व से दूर ले जाता है। हम अपने आत्मसम्मान, हमारी पहचान और अंततः हमारी शक्ति खो बैठते हैं। कभी भी वासनाओं की राह पर बढ़ने से पहले यह समझना बेहद महत्वपूर्ण होता है कि यह हमें सिर्फ भटकने के लिए छोड़ देती है। कभी हमारी इच्छाएं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसलिए हमेशा मन को अपने वश में रखो, ना कि मन के वश में रहो। धन्यवाद।